दोस्तों तो आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस जेएस मेथड डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो 2013 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में एक एक टॉपिक को देखेंगे लोग, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे करंट अफेयर कवर करना है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, भारत में नदी जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा की। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 75% सतही जल प्रदूषित है, जिसमें 60% अनुचारित औद्योगिक अपशिष्टों के कारण है। और भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। तो पहला पॉइंट है, इसमें लिखेंगे लोग, नदी परितंत्र व जैव विविधता में बदलाव औद्योगिक प्रदूषण में खतरनाक रसायन, कार्बनिक अपशिष्ट, चमड़े उद्योग के रसायन आदि हानिकारक तत्वों के कारण न केवल शुद्ध पेयजल दूषित होने से लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए गंगा नदी में औद्योगिक प्रदूषण की बढ़ती मात्रा गंगा डॉल्फिन के खतरा है, या गंगा डॉल्फिन के लिए खतरा है। तो दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा, परमाणु उद्योग कचरा नदियों में बहाना, उदाहरण के लिए जादूगोड़ा, झारखंड, स्वर्ण रेखा नदी। और तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा, सुपोषण की समस्याएं। तो प्राकृतिक वेटलैंड व नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट से सुपोषण की समस्याओं से जल में ऑक्सीजन की कमी और जैव विविधता का विनाश होने लगता है। और समन और उपाय में देखेंगे लोग, तो अपशिष्ट उपचार संयंत्र, और इसमें आ जाएगा कानपुर चमड़ा उद्योग में अपशिष्ट उपचार संयंत्र अनिवार्य। और दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, शून्य तरल निर्वहन GLD तमिलनाडु कपड़ा उद्योग और निगरानी एवं दंड। तो इसमें एनजीटी के प्रयास और स्वच्छ तकनीक में आ जाएगा पर्यावरण अनुकूल तकनीक और जैव उपचार। तो इसमें टोटल 5 उपाय है। और सरकारी पहल में देखेंगे लोग, तो नमामि गंगे कार्यक्रम और गंगा की जल गुणवत्ता में सुधार के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। और राष्ट्रीय जल मिशन और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका। गुजरात में देखेंगे साबरमती रिवर फ्रंट विकास। और अतः कहा जा सकता है, लास्ट में आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं लोग, अतः कहा जा सकता है कि नदियां हमारी अर्थव्यवस्था व सतत व समावेशी विकास का प्रमुख आधार है। इन्हें स्वच्छ रखकर ही हम वास्तविक विकास कर पाएंगे। और भारत में दूसरा क्वेश्चन है 2024 के, भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। तो यूपीएससी मेंस 2024 के ये क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेज आपदा प्रबंधन के, और ये 150 शब्दों में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन आप लोग लिख सकते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका मतलब होता है से तात्पर्य किसी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं लोग। और पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA, तो इसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता, दक्षता, भागीदारी, विश्वसनीयता और व्यवहारिता और सतत और समावेशी विकास आएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन के ये इम्पैक्ट है। और पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ताओं की भूमिका देखेंगे तो पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में जवाबदेहिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी आम जनता के साथ रखना। और दूसरा पॉइंट है पर्यावरणीय कानूनी लड़ाई। तो परियोजनाओं में EIA से संबंधित खामियों के लिए अदालत का रास्ता अपनाते हैं। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा जागरूकता। तो परियोजनाओं के परितंत्र प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और चौथा पॉइंट इसमें आएगा निगरानी और रिपोर्टिंग। तो पर्यावरण मानकों का अनुपालन, उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेगा पाटेकर व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय लोगों पर योजना के प्रभाव को लेकर जागरूकता को बढ़ाया, हालांकि इससे योजना में देरी हुई। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा कुलम परमाणु परियोजना। तो गैर सरकारी संगठन व कार्यकर्ताओं द्वारा EIA रिपोर्ट में संभावित रेडियोधर्मी प्रदूषण व स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव संबंधी मामलों में जन आंदोलन के प्रेरित किया। और तीसरा पॉइंट वेदांता बॉक्साइट खनन परियोजना में देखेंगे तो ओडिशा डोगरिया कोंड जनजाति के सहयोग से NGO द्वारा चुनौती। चौथा पॉइंट है साइलेंट
बेली तो आंदोलन तो केरल 1970 के दशक में विकास परियोजना का विरोध तथा 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान घोषित। और अतः कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का देश के सतत व समावेशी विकास में अहम योगदान है। और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बढ़ोतरी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना। ये भी 2024 के मेंस के डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। 2024 के मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो इस क्वेश्चन के आप लोग लिख सकते हैं, हाल में वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण चरम जलवायु की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे शहरी क्षेत्रों में भारी वर्षा से बाढ़ की समस्या देखी गई है। इसमें मानवीय कारकों ने इसके प्रभाव में और अधिक वृद्धि की है। और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ केवल जलवायु प्रेरित आपदा नहीं है अपितु इससे मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाल ही में चेन्नई व मुंबई शहरों की बाढ़ में दोनों कारकों को अस्पष्ट देखा जा सकता। और शहरी बाढ़ के कारण देखेंगे लोग तो इसके 2 कारण है। पहला है प्राकृतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। तो प्राकृतिक कारक में पहला है जलवायु परिवर्तन। तो चरम जलवायु आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात में वृद्धि देखने को मिली है और कम समय में अधिक वर्षा और चक्रवात में वृद्धि जैसे लालिना। और दूसरा है तटीय शहर तो आर्द्रता में वृद्धि और मानसूनी वर्षा और एग्जाम्पल के लिए मुंबई बाढ़। और तीसरा है अवस्थिति एवं बसाव। तो गुरुग्राम में चारों ओर पहाड़ी व ढाल, केंद्र की ओर श्रीनगर झेलम नदी व डल झील। और चौथा है बादल फटना व भारी वर्षा। मानवीय कारक में देखेंगे तो प्राकृतिक वेटलैंड व तालाबों को नुकसान और कंक्रीट के जंगल। और चेन्नई हजारों वेटलैंड का विनाश व आधारभूत ढांचे का निर्माण। और मुंबई एवं दिल्ली के बाद एग्जाम्पल के लिए तो सुशासन का अभाव। और तीसरा पॉइंट है सुशासन का अभाव तो शहरी संस्थाओं के मध्य समन्वय का अभाव। चौथा पॉइंट है वनों का विनाश। और 5वां पॉइंट तीव्र शहरीकरण व भूमि उपयोग में परिवर्तन। और 6वां पॉइंट अनियोजित शहरीकरण और असंतुलित विश्वास। 7वां पॉइंट है अवैध निर्माण और ठोस कचरा प्रबंधन का अभाव। और 2 दशकों में भारत में शहरी बाढ़ के उदाहरण तो मुंबई बाढ़, दूसरा है चेन्नई बाढ़। तो मुंबई बाढ़ और दूसरा है चेन्नई बाढ़। तो मुंबई बाढ़ में देखेंगे 2005 में आया था। और मानसून, भारी वर्षा और खराब जल निकासी और नदियों का अतिक्रमण, मीठी नदी। और चेन्नई के बाढ़ 2015 में आया था। तो शहरी प्राकृतिक वेटलैंड व तालाबों का विनाश और चक्रवात, भारी वर्षा, बाढ़। और शहरी बाढ़ समाधान और उपाय। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। तो अब इसमें आपदा प्रबंधन और आकलन और बाढ़ प्रबंधन पर। और दूसरा है स्मार्ट सिटी मिशन। तो शहरी आधारभूत ढांचे का नवीनीकरण और स्मार्ट सिटी चीन मॉडल। और तीसरा है सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 लागू करना। और चौथा है प्राकृतिक वेटलैंड संरक्षण अधिनियम 2010। तो वेटलैंड का कानूनी संरक्षण। 5वां पॉइंट शहरी बाढ़ रोकथाम जापानी मॉडल। तो सुरंगों व टैंकों का निर्माण। और 6ठा है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT मिशन। लास्ट में कंक्लूजन तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है हमारे शहर सकल घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से 60% से अधिक योगदान करते हैं, इसलिए उचित प्रबंधन जरूरी है। और तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। तो यूपीएससी मेंस 2023 के क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हाल ही में मिचोंग चक्रवात के कारण भारी वर्षा व बाढ़ से चेन्नई तट पर तेल रिसाव घटना के कारण मनाली व
एनोर परितंत्र क्षेत्र में जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान हुआ। और तेल प्रदूषण में तेल, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन पर्यावरण में छोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए तेल टैंकरों से रिसाव, ऑप्टिव प्लेटफॉर्मों, ड्रिलिंग क्षेत्रों से तेल रिसाव आदि। और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। तो पहला पॉइंट है समुद्री जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव। तो तेल पानी पर पतली परत के रूप में फैल जाता है और विशेषकर जल पक्षियों के पंखों को चिपचिपा बना देता है, जिससे पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। और दूसरा पॉइंट प्रजनन विकास में बाधा। तो अंडे व लार्वा नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है खाद्य श्रृंखला प्रभाव। तो शैवाल व मत्स्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव। और चौथा पॉइंट है प्रवाल परितंत्रों को नुकसान। तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि और सागरीय अम्लता में वृद्धि। भारत के लिए तेल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। तो सागरीय जैव विविधता पर खतरा, जैसे चेन्नई तट और एन्नौर क्षेत्र और मैंग्रोव व प्रवाल परितंत्र को नुकसान, जैसे गोदावरी डेल्टा। और मत्स्य पालन पर संकट, तो जैसे खाद्य सुरक्षा संकट, रोजगार संकट और पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव से गोवा मुंबई के तट और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग प्रभावित। समाधान में देखेंगे लोग तो पहला है नियम और कानून। दूसरा है जीवाश्म ईंधन निर्भरता कम और नवीकरणीय ऊर्जा, तेल हटाने की परितंत्र अनुकूल तकनीक और ऑयल जेपर तकनीक और प्रभावी प्रावधान और जागरूकता। तो अतः कहा जा सकता है कि तेल प्रदूषण जैव विविधता व परितंत्र के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसका वैश्विक सहयोग प्रयासों से प्रबंधन आवश्यक। और 2023 के ये भी क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमि के नाम लिखिए। तो यूपीएससी में 2023 के क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो इंट्रोडक्शन आप लोग लिख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 1985 से 86 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था आर्द्रभूमियों के संरक्षण को बढ़ावा देना। और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य देखेंगे तो पहला है पहचान और वर्गीकरण। तो आर्द्रभूमियों का संरक्षण व पहचान का संरक्षण को बढ़ावा देना, एग्जाम्पल के रामसर साइट के रूप में पहचान के प्रयास। दूसरा है संरक्षण और प्रबंधन। तो कानूनी संरक्षण व प्रबंधन को बढ़ावा देना और जागरूकता में वृद्धि। तीसरा पॉइंट सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि। तो वेटलैंड फॉर ऑल के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि, उदाहरण के लिए टीपर बिल। और चौथा पॉइंट वित्तीय सहायता और दक्षता विकास। तो केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आर्द्रभूमियों के संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण प्रयास। और पांचवा पॉइंट है अनुसंधान व विकास। तो आर्द्रभूमियों का परितंत्र में भूमिका, रिसर्च व विकास को बढ़ावा। छठा पॉइंट है निगरानी और मूल्यांकन। तो आधुनिक तकनीक व पर्यावरण टीम द्वारा सतत निगरानी व मूल्यांकन द्वारा संरक्षण कार्य। और सातवां पॉइंट विकास के साथ सामंजस्य। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन। दूसरा है विकास के संरक्षण कार्य। और भारत रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां। वर्तमान में भारत 85 आर्द्रभूमियां रामसर स्थलों में शामिल है। और पहला पॉइंट है इसमें, तो ये रामसर साइट के मैप है। तो सुंदरवन आर्द्रभूमि, तो विशाल मैंग्रोव वन और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलते हैं। और दूसरा है चिल्का झील। तो यहाँ पे है चिल्का झील, तो उड़ीसा में है और खारे पानी के झील भी कहा जाता है। और प्रवासी पक्षियों का आवास व प्रजनन स्थल। तो मत्स्य जैव विविधता समुद्र। और तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और पक्षी अभयारण्य और प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और लोकटक झील तो मणिपुर में है। और तैरते द्वीपों की श्रृंखला फुमडी और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं लोग, आर्द्रभूमियों के परितंत्र में अहम भूमिका को देखते हुए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है, जिसमें स्थानीय व वैश्विक समुदाय बड़ी भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2000
2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव होगा। हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत और उसके दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये 2023 का क्वेश्चन है। तो जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी पैनल IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट में वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से सागरीय जल में वृद्धि होने से तटीय देशों को अनेक परिणाम भुगतने संबंधी रिपोर्ट जारी की है। और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे क्षेत्रों पर प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले देखेंगे लोग। तो पहले पॉइंट, तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव, बांग्लादेश जैसे देशों के तटीय क्षेत्रों में बाढ़, तटीय अपरदन, तटीय जैव विविधता संबंधी संकट और चरम जलवायु चक्रवात व भारी वर्षा देखने को मिली। उदाहरण के लिए शहरी बाढ़ जैसे मुंबई, चेन्नई की बाढ़, और द्वीपीय देश मालदीव और सेशल्स, मॉरिशस आदि के डूबने का खतरा और जलवायु परिवर्तन प्रेरित विस्थापन। तो भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल तटीय स्थानीय आबादी के समक्ष खतरे व विस्थापन, और मालदीव जैसे द्वीपीय देशों से अन्य देशों की ओर विस्थापन। और तीसरा पॉइंट, कृषि खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। तो तटीय क्षेत्रों में खारे जल का विस्तार और कृषि व पशुपालन पर संकट और शुद्ध पेयजल संकट। चौथा पॉइंट है बाढ़ और चक्रवात जैसे आपदाओं में वृद्धि। तो सागर के गर्म होने से आर्द्रता में वृद्धि तथा चक्रवातों की बर्फबारी में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसे श्रीलंका, मालदीव। और पांचवा पॉइंट, जैव विविधता ह्रास। तो सागर जल स्तर व तापमान में वृद्धि से प्रवाल विरंजन की समस्या। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, भारत, मालदीव। और सकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो नए समुद्री व्यापार मार्गों का उदय और बंदरगाह निर्माण, अनुकूल दशाएं और नए मत्स्य उत्पादन क्षेत्र का उत्पादकता में वृद्धि और समुद्री ऊर्जा संसाधनों का दोहन और पर्यटन के नए क्षेत्रों का विकास। और समाधान और सुझाव में देखेंगे तो वैश्विक सामूहिक प्रयास, तटीय जैव विविधता, मैंग्रोव और प्रवाल परितंत्रों में वृद्धि, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन और खारे पानी को स्वच्छ शुद्ध जल में बदलने की तकनीक, और खारे पानी की कृषि फसलों का विकास। SDG लक्ष्य 14 और 13। अतः कहा जा सकता है कि वैश्विक तापमान से चरम जलवायु घटनाओं में वृद्धि अभी से देखी जा रही है। इसीलिए वैश्विक व स्थानीय सामूहिक प्रयासों से इन समस्याओं से निपटना होगा। और ये भारत क्वेश्चन है 2022 के UPSC मेंस आपदा प्रबंधन के। तो भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए और या खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीक क्या है। तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार देश की मुख्य भूमि की 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा में से लगभग 34% अपरदन से प्रभावित है, जबकि 26% समुद्री तट अभिवृद्धि प्रकृति के है तथा 40% स्थिर अवस्था में है। और भारत तटीय अपरदन के कारण तो प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक में देखेंगे तो पहला पॉइंट है लहरें, समुद्री तरंगों, धाराओं व ज्वार द्वारा लगातार प्राकृतिक रूप से तटीय अपरदन की क्रियाएं। दूसरा है मानवीय, तो तटीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास और जैसे बंदरगाह, सड़क, रेल, ऊर्जा। और दूसरा है सुनामी, चक्रवात व भारी वर्षा द्वारा तटीय अपरदन। और तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से जल स्तर में वृद्धि देखने को मिली और चरम जलवायु से चक्रवात, बाढ़ आने की संभावना। और तीसरा है पर्यटन, तो परितंत्र में मानवीय हस्तक्षेप। और ये मैप है भारत के तटीय अपरदन क्षेत्र के मैप है। तो मैप के यूज करने से मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और डाटा उठा के आप लोग कोई रिपोर्ट या डाटा या मैप के यूज भी कर सकते हैं लोग अच्छे मार्क्स के लिए। और तटीय अपरदन के प्रभाव, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखेंगे लोग। इम्पैक्ट, तो पहला है सकारात्मक, तो प्रकृति अपरदन और निक्षेपण, स्थलाकृतियाँ, तो पुलिन व बीच निर्माण और पर्यटन। और तटीय रेखा का प्राकृतिक पुनर्निर्माण और समुद्री परितंत्र का विकास से जीवों के लिए आवास और पोषण चक्र।
और नकारात्मक में देखेंगे तो भूमि का नुकसान और स्थानीय लोगों की आजीविका को नुकसान, आवास और आधारभूत ढांचे को नुकसान, परितंत्र व जैव विविधता का विनाश और जैसे उड़ीसा तट ओलिव रिडले प्रजातियों को आवास विखंडन और आपदाओं के प्रति सुबेद जैसे सुनामी, चक्रवात, बाढ़। तटीय अपर्दन और समाधान व प्रबंधन तकनीक, तो इसमें टोटल 6 पॉइंट आएगा। तो पहला है कृत्रिम बाधाएं, गैरन तट रक्षक दीवार और जियो सिंथेटिक और ट्यूबों की स्थापना प्राकृतिक मतलब जैसे मैंग्रोव और परवाल परितंत्र और तटीय खनन रोकथाम, कठोर कदम और कार्रवाई और बाढ़ क्षेत्र सीमांकन और निगरानी में तो उपग्रह, सेंसर और रडार और ग्रेहेंस तटीय और लास्ट में कंक्लूजन, तटीय परितंत्र संरक्षण ने न केवल पर्यावरणीय के दृष्टिकोण से अपितु तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाली स्थानीय आबादी के सतत व समावेशी विकास के लिए भी अहम है। और 2022 के क्वेश्चन है, तो इसके निर्माण, प्रभाव और समन को महत्व देते हुए फोटो केमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाएं। तो यूपीएससी मेंस 2022 के क्वेश्चन, तो फोटो केमिकल स्मॉग एक प्रकार का वायुमंडलीय प्रदूषण है जो मुख्यतः औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषकों के सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम बनते हैं। और निर्माण में देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs से बनता है। और रासायनिक प्रतिक्रिया जब NOx और VOCs सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो उनकी पराबैंगनी किरणों के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन, पेरोमनीसिटाइल नाइट्रेट PAN और अन्य द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल के निचले हिस्से में होती हैं। और प्रभाव में देखेंगे लोग तो स्वास्थ्य पर प्रभाव, और दूसरा है पर्यावरण पर प्रभाव, तीसरा है मौसम पर प्रभाव। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव में देखेंगे तो स्वास्थ्य समस्या और अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां, आंखों में जलन, सिरदर्द। और पर्यावरण पर प्रभाव देखेंगे तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है और कृषि फसलों के परितंत्र में बदलाव। और मौसम पर प्रभाव देखेंगे लोग तो स्मॉग, गहनता में वृद्धि और दृश्यता कम और अम्लीय वर्षा। और समन और उपाय में देखेंगे तो वाहन उत्सर्जन नियंत्रण और कैटेलिटिक कन्वर्टर और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा और वायु गुणवत्ता मानक वाहनों का विकास और वैश्विक प्रयास जन जागरूक। और 1999 का गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल में देखेंगे लोग तो पहला पॉइंट है वायुमंडलीय प्रदूषकों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि और एसिड वर्षा, यूट्रोफिकेशन, ओजोन आदि समस्याओं का समाधान। और NOx और SO2 और VOCs जैसी वायु प्रदूषकों के स्तर को कम और देशों पर राष्ट्रीय उत्सर्जन संबंधी समस्या, पर्यावरण संरक्षण व वायु गुणवत्ता में सुधार। अतः कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण न केवल प्राकृतिक परितंत्र के लिए खतरा है अपितु हमारे विकास संबंधी मुद्दों के लिए भी खतरा है, जिसका समाधान जरूरी है। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाए, हाल के उदाहरणों पर चर्चा कीजिए। तो यूपीएससी में 2021 के क्वेश्चन है, 22 के क्वेश्चन है और 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो किसी सीमित क्षेत्र में लगभग 2 वर्ग किलोमीटर सीमित समय में लगभग 1 घंटा में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए तो उसे बादल का फटना कहते हैं। तो आप लोग इंट्रोडक्शन में बादल फटने के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं लोग। और बादल फटने की क्रियाविधि में देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटना मुख्य रूप से संवहनी बादलों जैसे क्यूमुलोनिम्बस बादलों के कारण है। और ये बादल तब बनते हैं जब गर्म और आर्द्र हवा तेजी से ऊपर उठती है, जिससे जलवाष्प का संघनन होता है और इसके पश्चात बादलों का निर्माण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है संवहन प्रक्रिया सौर ताप
नमी की उपलब्धता और वायुमंडलीय अस्थिरता जैसे कारकों से परिचित होते हैं। और जब ये संवहनशील एक निर्णायक बिंदु पर पहुंचते हैं तो वे छोटी अवधि में भारी मात्रा में वर्षा करते हैं। तो जब गर्म हवा की धाराएं धरातल से बादलों की ओर बढ़ती है तो वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है, जो अपने आकार और गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से नीचे गिरती है, जिसके परिणामस्वरूप बादल फट जाता है। और बादल फटने की घटना में देखेंगे तो जटिल स्थलाकृति के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों में बदलाव बादल फटना एक सामान्य घटना है। और इन क्षेत्रों में अक्सर पर्वतीय उत्थान का अनुभव होता है, जहां नम हवा पर्वतों की ओर बढ़ती है, जिससे बादलों के विकास और वर्षा में वृद्धि होती है। तो मानसून की गतिशीलता और स्थानीय मौसम का प्रतिरूप भी बादल फटने की घटना में योगदान करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जब आर्द्रता युक्त ये हवाएं स्थानीय मौसम प्रणालियों के साथ अंतरक्रिया करती है तो वे तीव्र संवहन गतिविधि को बढ़ाती है, जिससे बादल फटते हैं। और बादल फटने के उदाहरण तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, केदारनाथ का हादसा 2013 और मुंबई 2005 और कुमाऊं के क्षेत्र में देखें 1998। और भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटना एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खतरा है। आपदा की तैयारी और प्रबंधन के लिए बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड 2021 ईस्वी में और हिमाचल प्रदेश में 2020 ईस्वी में। और बादल फटने के उदाहरण इन घटनाओं के विनाशकारी प्रभाव को जागरूक कर भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ कीजिए। तो यूपीएससी मेंस 2021 के कुछ और 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हेलो, पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। भारत के लगभग 60% से अधिक क्षेत्र भूकंप संभावित माना गया है। भारत भूकंप के भेद्यता या संवेदनशीलता में देखेंगे तो प्लेटों की गतियाँ व सीमाओं व क्रियाएं, भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना व यूरेशियन प्लेट से तो भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना व यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण निरंतर प्लेट पर हलचल व वलन क्रियाएं तथा भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए भारत हिमालय भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील। और दूसरा पॉइंट है अनुयोजित आवास व शहरीकरण। तो भूकंप प्रतिरोधी आवास संरचना का अभाव बड़े भूकंप के दौरान बड़ी आपदाएं। और तीसरा पॉइंट जलवायु परिवर्तन। हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने से पर्वतीय साम्यावस्था संतुलन बिगड़ने से भूकंपीय क्रियाएं बढ़ सकती है। और चौथा पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंतर प्लेट सीमा विनाशकारी भूकंपों की संभावना। और पिछले 3 दशकों में भारत में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाएं। तो पहला पॉइंट 1993 के लातूर भूकंप तो महाराष्ट्र में आया था और 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। और रिक्टर स्केल की बात करें तो 6.2 था और उथली ऊंचाई अधिक नुकसान। और दूसरा पॉइंट गुजरात का भुज भूकंप तो 26 जनवरी 2001 में आया था। तो कच्छ गुजरात और रिक्टर कच्छ और गुजरात में आया था। और रिक्टर स्केल की बात करें तो 7.7 था और 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। और 2004 में हिंद महासागर के भूकंप, सुनामी, तट व द्वीपों का डूबना। और भारत में प्रमुख भूकंप आपदाओं की मुख्य विशेषताएं तो प्रभावित क्षेत्रों में घनी आबादी वाले शहर अत्यधिक सुभेद है और तैयारियों की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और बचाव और राहत कार्यों में देरी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव और जीवन और संपत्ति की क्षति, बेहतर जोखिम मूल्यांकन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता। जीवन और संपत्ति की क्षति, बेहतर जोखिम मूल्यांकन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की
आवश्यकता, सुविधाओं को कम करने के लिए भूमि उपयोग आयोजन का महत्व, तैयारी बढ़ाने के लिए जन जागरूक और अभियान की आवश्यकता, भूकंप जोखिम में कमी के लिए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने का महत्व है। अतः कहा जा सकता है कि भारत भूकंप के प्रति काफ़ी सुवेद है, इसलिए आपदा प्रबंधन व प्लेटों की निरंतर तकनीक द्वारा निगरानी इस समस्या को कम कर सकती है। और भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2021 का क्वेश्चन है और 250 शब्दों में लिखना है। तो भूस्खलन अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिससे विश्व स्तर पर जान माल की भारी क्षति होती है। यह मानवीय, भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों सहित कई कारकों से उत्पन्न होते हैं। भूस्खलन के कारण तो भूवैज्ञानिक कारक और प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक, तो एक एक करके देखेंगे लोग। और ये मैप है। तो पहला पॉइंट है भूवैज्ञानिक कारक। तो भूवैज्ञानिक कारक जैसे मृदा और चट्टान का प्रकार, ढलान कोण और ढलान स्थिरता भूस्खलन में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में ढीली मृदा और चट्टान वाली खड़ी ढलानों में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। और दूसरा है प्राकृतिक कारक। तो भारी वर्षा, बर्फ का पिघलना, बादल फटना, प्लेट विवर्तनिक और भूकंप, ज्वालामुखी, ग्लेशियर पिघलना। उदाहरण के लिए असम में भारी वर्षा मृदा को नम रखती है जिससे यह अस्थिर हो जाती है और नीचे की ओर खिसक जाती है। और मानवीय कारक में देखेंगे लोग तो खनन, वनों की कटाई, निर्माण कार्य, बांध निर्माण, स्थानांतरित क्रिया। और उदाहरण के लिए केरल में वनोन्मूलन ढलानों के अस्थिर कर सकता है और जिससे भूस्खलन न हो सकता है। और भूस्खलन के प्रभाव तो सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव एक एक करके देखेंगे लोग। तो भूस्खलन के प्रभाव में देखेंगे लोग तो तबाही देखने को मिली थी। और केदारनाथ 2013 और जोशीमठ 2022 और 30 जुलाई 2024 को केरल में और 2023 में हिमाचल प्रदेश में। और घायलों की संख्या में वृद्धि, बहुत से लोग विकलांग की श्रेणी में आ जाते हैं। और मृत्यु की संख्या में वृद्धि अधिक या वृद्धि और आय में कमी और आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि होती है। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। तो सड़कों को क्षति, रेल मार्ग को क्षति, बिजली एवं संचालन के टावर उखड़ जाते हैं और कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग ठप पड़ जाते हैं जिससे भारत के जीडीपी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पर्यटन में कमी आ जाती है। और तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव। तो विनाशकारी नवीनीकरण, जैव विविधता में कमी और मृदा का ह्रास और कृषि की उर्वरता में कमी और भूस्खलन से नदी मार्ग परिवर्तित हो जाते हैं जिनसे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। और राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति। तो जोखिम मूल्यांकन और जोखिम मानचित्रण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और भू उपयोग आयोजन और सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता। और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं लोग। अतः भूस्खलन एक प्राकृतिक खतरा है जिससे व्यापक क्षति और जीवन की हानि हो सकती है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति लागू करने से भूस्खलन से जुड़े जोखिमों को काफ़ी कम किया जा सकते हैं। तो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के 2021 से 2024 तक मेंस के पीवाईक्यूज के आंसर राइटिंग है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं लोग, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो अगर वीडियो पसंद तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।